दक्षिण भारत में मुगल युद्ध केवल क्षेत्रीय विस्तार की एक साधारण प्रक्रिया नहीं थे, बल्कि ये एक लंबे और जटिल संघर्ष का हिस्सा थे, जिसने न केवल मुगल साम्राज्य की सीमाओं को चुनौती दी, बल्कि उसकी शक्ति, संसाधनों और प्रशासनिक क्षमता की भी परीक्षा ली। और इस पूरे संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण चरण उस समय शुरू हुआ जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और वहां के स्वतंत्र राज्यों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। दक्षिण भारत उस समय राजनीतिक रूप से अत्यंत विविध और जटिल क्षेत्र था, जहां कई शक्तिशाली राज्य और साम्राज्य मौजूद थे, जैसे बीजापुर और गोलकोंडा। ये राज्य न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध थे, बल्कि उनके पास मजबूत सैन्य संरचना भी थी, जिससे वे मुगल विस्तार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। और यही कारण था कि इन क्षेत्रों में युद्ध लंबे और कठिन साबित हुए। मुगल साम्राज्य का दक्षिण की ओर विस्तार पहले भी शुरू हो चुका था, लेकिन औरंगजेब के समय में ये अधिक आक्रामक और व्यापक हो गया। उसका उद्देश्य केवल सीमाओं का विस्तार करना नहीं था, बल्कि पूरे भारत को एक केंद्रीकृत सत्ता के अंतर्गत लाना था। ये दृष्टिकोण उसे लगातार युद्धों की ओर ले गया, क्योंकि दक्षिण के राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे। इन युद्धों का एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति और जलवायु मुगल सेना के लिए अनुकूल नहीं थी। घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और लंबी दूरी ने युद्ध को और अधिक कठिन बना दिया। इससे मुगल सेना को न केवल सैन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि रसद और आपूर्ति की समस्याओं से भी जूझना पड़ा, जिसने इन युद्धों को और अधिक लंबा और खर्चीला बना दिया। दक्षिण भारत में मुगल युद्धों का एक और महत्वपूर्ण पहलू था स्थानीय शक्तियों का प्रतिरोध, विशेष रूप से शिवाजी और मराठा शक्ति का उदय, जिसने मुगल साम्राज्य के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत की। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और उनकी पारंपरिक युद्ध प्रणाली को चुनौती मिली। इन संघर्षों में ये स्पष्ट हो गया कि मुगल साम्राज्य, जो उत्तर भारत में अत्यंत शक्तिशाली था, दक्षिण भारत में उसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न थीं और इन्हें समझे बिना विजय प्राप्त करना कठिन था। इस प्रकार दक्षिण भारत में मुगल युद्ध एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत थे जिसने मुगल साम्राज्य की शक्ति को नई दिशा दी, लेकिन साथ ही उसे उन चुनौतियों से भी परिचित कराया जो आगे चलकर उसके पतन का कारण बनी। और यही इस युद्ध का प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण चरण था। दक्षिण भारत में मुगल युद्धों का वास्तविक स्वरूप तब स्पष्ट होता है जब हम उनकी रणनीतियों, प्रमुख संघर्षों और युद्ध की बदलती प्रकृति को समझते हैं, क्योंकि ये केवल बड़े युद्धों का सिलसिला नहीं था, बल्कि एक लंबा, थकाऊ और बहुस्तरीय संघर्ष था, जिसमें औरंगजेब की पारंपरिक सैन्य शक्ति को नई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुगल सेना अपनी पारंपरिक ताकत, भारी संख्या, संगठित संरचना और शक्तिशाली घुड़सवार सेना पर निर्भर थी, लेकिन दक्षिण भारत में ये रणनीति उतनी प्रभावी नहीं रही, क्योंकि यहाँ के युद्ध मैदान खुले मैदानों के बजाय पहाड़ी और जंगलों से घिरे थे, जहाँ बड़ी सेना का संचालन कठिन हो जाता था। इस कारण मुगल सेना को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा, लेकिन ये बदलाव पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इसके विपरीत मराठा शक्ति, जिसका नेतृत्व शिवाजी ने किया, ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। ये रणनीति तेज, लचीली और अचानक आक्रमण पर आधारित थी। मराठा सैनिक छोटे छोटे समूहों में हमला करते थे और फिर तुरंत गायब हो जाते थे। इससे मुगल सेना को भारी नुकसान होता था और वे किसी निर्णायक युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते थे। इन संघर्षों का एक महत्वपूर्ण चरण बीजापुर और गोलकोंडा के खिलाफ मुगल अभियानों में देखा जाता है, जहां बीजापुर और गोलकोंडा जैसे शक्तिशाली राज्यों को अंततः मुगलों ने अपने अधीन कर लिया, लेकिन ये विजय आसान नहीं थी। इन अभियानों में वर्षों लगे और मुगल साम्राज्य को भारी संसाधनों का उपयोग करना पड़ा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति पर भी दबाव बढ़ने लगा। युद्ध का एक और महत्वपूर्ण पहलू था किलों का महत्व। दक्षिण भारत में किले केवल रक्षा का साधन नहीं थे, बल्कि वे सत्ता और नियंत्रण के केंद्र भी थे। मराठों ने किलों का अत्यंत प्रभावी उपयोग किया और वे बार बार मुगल सेना के हाथों से निकलकर फिर उनके नियंत्रण में आ जाते थे। इस प्रकार ये संघर्ष केवल मैदानों में नहीं, बल्कि किलों के नियंत्रण के लिए भी चलता रहा। औरंगजेब ने स्वयं दक्षिण में रहकर इन युद्धों का नेतृत्व किया, जो ये दर्शाता है कि वो इस अभियान को कितना महत्वपूर्ण मानता था। लेकिन उसका ये निर्णय भी एक प्रकार की कमजोरी बन गया, क्योंकि लंबे समय तक दक्षिण में रहने के कारण उत्तर भारत में प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर होने लगा और इससे साम्राज्य के अन्य हिस्सों में अस्थिरता बढ़ने लगी। इन युद्धों में ये भी स्पष्ट हुआ कि केवल सैन्य शक्ति से विजय प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों, भूगोल और समाज को समझना भी आवश्यक है। और यही वो क्षेत्र था जहां मुगल रणनीतियां कई बार कमजोर पड़ जाती थीं, जबकि मराठा और अन्य स्थानीय शक्तियां इन परिस्थितियों का बेहतर उपयोग करती थीं।
इस प्रकार दक्षिण भारत में मुगल युद्ध रणनीति, अनुकूलन और संघर्ष का एक जटिल मिश्रण थे, जहां पारंपरिक और नवीन युद्ध तकनीकों का टकराव हुआ और ये संघर्ष धीरे धीरे एक ऐसे युद्ध में बदल गया जिसने मुगल साम्राज्य की सीमाओं और उसकी क्षमता दोनों को चुनौती दी। दक्षिण भारत में चल रहे लंबे और लगातार युद्धों का प्रभाव केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने मुगल एम्पायर की आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। और यही वो चरण था जहां ये स्पष्ट होने लगा कि ये संघर्ष केवल विस्तार का प्रयास नहीं, बल्कि साम्राज्य की क्षमता की परीक्षा बन चुका है। सबसे पहला और सबसे गंभीर प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा, क्योंकि इन युद्धों को चलाने के लिए भारी मात्रा में धन और संसाधनों की आवश्यकता थी। सेना का रखरखाव, हथियारों की व्यवस्था, किलों की घेराबंदी और लंबे अभियानों के लिए रसद की आपूर्ति, इन सभी पर अत्यधिक खर्च हो रहा था और ये खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे मुगल खजाने पर भारी दबाव पड़ा। इस आर्थिक दबाव को पूरा करने के लिए करों में वृद्धि की गई, जिसका सीधा प्रभाव किसानों और आम जनता पर पड़ा, क्योंकि उन्हें अधिक कर देना पड़ता था, जबकि उनकी आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष बढ़ने लगा और ये स्थिति सामाजिक अस्थिरता का कारण बनने लगी। प्रशासनिक स्तर पर भी इन युद्धों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया, क्योंकि औरंगजेब का लंबे समय तक दक्षिण में रहना उत्तर भारत के प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होने लगा और स्थानीय अधिकारी अधिक स्वतंत्र और कभी-कभी भ्रष्ट हो गए। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में गिरावट आने लगी और साम्राज्य की एकता प्रभावित हुई। सामाजिक स्तर पर भी इस संघर्ष के प्रभाव दिखाई देने लगे, क्योंकि लगातार युद्धों ने लोगों के जीवन को अस्थिर बना दिया। कई क्षेत्रों में व्यापार और कृषि प्रभावित हुए, जिससे लोगों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हुआ। इसके अलावा युद्ध के कारण होने वाली हिंसा और असुरक्षा ने समाज में भय और असंतोष को बढ़ा दिया। मराठा शक्ति का विस्तार भी इस समय एक महत्वपूर्ण कारक बन गया, क्योंकि शिवाजी द्वारा स्थापित आधार पर मराठों ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और मुगल साम्राज्य के लिए एक स्थायी चुनौती बन गए। उन्होंने केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर भी मुगलों को चुनौती दी, जिससे संघर्ष और अधिक जटिल हो गया। इन सभी कारकों ने मिलकर ये स्पष्ट कर दिया कि दक्षिण भारत में चल रहे युद्ध केवल एक क्षेत्रीय अभियान नहीं थे, बल्कि वे मुगल साम्राज्य की स्थिरता और अस्तित्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुके थे। और यही वो बिंदु था जहां से साम्राज्य की कमजोरी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। इस प्रकार ये चरण हमें ये समझाता है कि कैसे एक लंबे और थकाऊ युद्ध ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव को कमजोर करना शुरू कर दिया, और ये कि किसी भी राज्य के लिए निरंतर संघर्ष केवल बाहरी विस्तार ही नहीं, बल्कि आंतरिक अस्थिरता का भी कारण बन सकता है। दक्षिण भारत में लंबे समय तक चले मुगल युद्धों का अंतिम परिणाम केवल कुछ क्षेत्रों की विजय या पराजय तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ के रूप में सामने आया जिसने मुगल एम्पायर की दिशा और भविष्य दोनों को गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि ये संघर्ष अंततः उस साम्राज्य की सीमाओं और उसकी वास्तविक शक्ति को उजागर करने लगा। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक इन युद्धों को जारी रखा, और यद्यपि उसने बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्यों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन ये विजय स्थायी नहीं रही, क्योंकि इन क्षेत्रों में स्थिर प्रशासन स्थापित करना अत्यंत कठिन साबित हुआ और स्थानीय प्रतिरोध लगातार बना रहा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि केवल सैन्य विजय पर्याप्त नहीं होती। इन युद्धों का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि मुगल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाले इस संघर्ष ने उसके संसाधनों को समाप्त कर दिया, और जब संसाधन कमजोर होते हैं तो किसी भी साम्राज्य की स्थिरता भी कमजोर हो जाती है। यही कारण था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से पतन की ओर बढ़ने लगा। इस संघर्ष ने मराठा शक्ति को भी एक नई दिशा दी, क्योंकि उन्होंने इन युद्धों के दौरान अपनी रणनीति, संगठन और नेतृत्व को मजबूत किया, और आगे चलकर वे एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे, जिसने मुगल साम्राज्य के स्थान पर अपनी उपस्थिति स्थापित की। इस प्रकार ये युद्ध केवल मुगलों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के लिए परिवर्तनकारी साबित हुआ। प्रशासनिक दृष्टि से भी ये युद्ध ये स्पष्ट कर देता है कि अत्यधिक केंद्रीयकरण और निरंतर विस्तार की नीति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती, क्योंकि जब एक शासक अपने साम्राज्य को बहुत अधिक फैलाने की कोशिश करता है तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। और यही स्थिति मुगल शासन में भी देखने को मिली, जहां नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर होता गया। सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी इस संघर्ष की गहरी छाप पड़ी, क्योंकि युद्धों के कारण उत्पन्न अस्थिरता ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। व्यापार और कृषि दोनों प्रभावित हुए, और इससे समाज में असंतोष और असमानता बढ़ी। ये स्थिति आगे चलकर विभिन्न विद्रोहों और आंदोलनों का कारण बनी, जिसने साम्राज्य की स्थिति को और कमजोर कर दिया।
अंततः दक्षिण भारत में मुगल युद्ध एक ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में सामने आते हैं जहां एक शक्तिशाली साम्राज्य अपने ही विस्तार और संघर्षों के कारण कमजोर हो गया। और ये हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी शक्ति के लिए संतुलन, रणनीति और संसाधनों का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि ये संतुलन बिगड़ जाता है तो सबसे मजबूत साम्राज्य भी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ सकता है। इस प्रकार ये संघर्ष केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि ये एक व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसने भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया और एक नए युग की शुरुआत की, जहां नई शक्तियां उभरकर सामने आईं और पुराने साम्राज्य धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन गए।